प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या है तो देखते हैं। तो प्रोटीन जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है, प्रोटियास, PROTEIOS, प्रोटियास। ठीक है, और ये प्रोटियास का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट और फॉरमोस्ट इन रैंक। तो रैंक में सबसे फॉरमोस्ट। तो जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड हम देखते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रोटीन्स है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यही है। तो इसीलिए क्या है, इसको कह दिया गया फर्स्ट और फॉरमोस्ट इन रैंक। चाहे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या, ये प्राइम इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंस है ना, तो प्राइम इंपॉर्टेंस भी इसका मतलब होता है। ठीक है, तो प्राइम इंपॉर्टेंस का कौन है? यही है। ठीक है, दूसरा प्रोटीन टर्म कौन दिया था? ठीक है, तो लिख लेते हैं, प्रोटीन टर्म was given or coined by, ठीक है, बर्जेलियस, BERZELIUS, बर्जेलियस। लेकिन कुछ मल्डर भी कहते हैं, मल्डर। ठीक है, उसको जेरार्डस मल्डर नाम था उनका, तो इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी हो ये। और ये एक्चुअली में कब? 1838। तो ईयर उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट याद रखेंगे क्या है, हम पढ़े हैं ना, प्रोटीन्स है, प्रोटीन चेन है, तो क्या है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड तो होंगे नहीं ना, सिमिलर तो होंगे नहीं, रिपीटिंग यूनिट्स, तो इसीलिए होमोपॉलीमर नहीं है, ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये अमीनो एसिड्स में भी देखेंगे क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स के हेट्रोपॉलीमर है, बीटा गामा ये सब के नहीं। ठीक है, तो लिख देते हैं, दे आर हेटेरो पॉलीमर, नॉट होमो, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, याद रखेंगे। तो जब भी प्रोटीन चेन को हम क्या करेंगे, अगर हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो वो इट विल यील्ड अल्फा अमीनो एसिड्स ओनली। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, हेटेरो पॉलीमर है ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ये एक तरह से क्या है, कह सकते हैं कि एक लीनियर चेन है ना ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो लिख लेते हैं, इट इज अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इट इज अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय विच बॉन्ड, तो याद रखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ता है, देखते हैं। तो ये देखिए, यहां पर हम बना रहे हैं कि कोई एक अमीनो एसिड्स है, तो ये कार्बन है, ये H है, इधर कहते हैं क्या, NH2 प्राइमरी अमीन। ठीक है, और अमीनो ग्रुप ये R1 है, और इधर क्या है, COOH, यही होता है ना ये, और ये क्या है, अल्फा कार्बन है ये। ठीक है, दिस इज अल्फा। उसी तरह एक और हम ले रहे हैं, तो उसी तरह लेंगे तो ये क्या होगा, देखिए दूसरा NH2 होगा नहीं इधर, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, NH इस तरह लिख दे रहे हैं। ठीक है, NH2, फिर यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, COH इस तरह, और ये R2 है, क्या है ये, R2। तो यहाँ पर हम देख के आ रहे हैं कि दो है, एक R1 है और ये क्या है, R2, तो दो अमीनो एसिड्स है। अब ये जुटेंगे कैसे, ये बता रहे हैं। तो जुटने के लिए क्या होगा, यहाँ देखिए, फर्स्ट अमीनो एसिड का COH और सेकेंड अमीनो एसिड का NH2, इसमें से क्या हो गया, वाटर का रिमूवल होगा। तो ये देखिए, ये इसका OH और इसका H, वाटर रिमूव करेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये वाटर ऐसे निकला, मतलब ये कह सकते क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या बना देगा, इसके बाद देखेंगे ये किस तरह बना देगा। तो ये देखिए, यही था ना, इस तरह से था। ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बना दिया। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, ये देखिए ऐसे था। ठीक है, अब इसमें से ये वाटर निकल रहा है ना, ये देखिए ऐसे निकल गया, ये इसको हम निकाल दे रहे हैं। तो ये देखेंगे क्या, यहाँ पर
यहां पर हम देखेंगे कि CO और इसके बीच में बनेगा ना NH, तो यहां देखिए इस तरह से हो गया, ये जो बना इसी को हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो इट इज एक्चुअली अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये बन कहाँ रहा है, तो ये बन किस में रहा है, तो यहां पर देखिए इस तरह बना दे रहे हैं, तो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन CO एंड NH, ये है ना NH के बीच में ना, तो यही वाला पेप्टाइड बॉन्ड है। तो CO और NH जो के बीच में जो बॉन्ड है इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं ये वाला, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्या, इसको कहते हैं डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड कहते हैं। तो डाईपेप्टाइड बनने के लिए कह सकते हैं कितने अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो 2 अमीनो एसिड्स हैं, 2 अमीनो एसिड्स आर पार्टिसिपेटिंग। और कितने इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, सिंगल 1 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि डाईपेप्टाइड लिखा है मतलब कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। डाईपेप्टाइड मींस 2 अमीनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, एक कम। ट्राईपेप्टाइड कहेंगे तो अब ये डाईपेप्टाइड क्या बनेगा आगे, यही डाईपेप्टाइड देखेंगे, यही बनाएगा ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड, इस तरह ना। तो देखिए डाईपेप्टाइड है, ये क्या बनाएगा, ट्राईपेप्टाइड होगा, एक और जुड़ जाएगा तो, ठीक है, एक और जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, और जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, दैट इज टेट्रा के बाद कह सकते हैं पेंटा, हेक्सा, ठीक है। लेकिन यही बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इफ इट इज मोर देन 10 अमीनो एसिड्स हो जाएगा, ठीक है, मोर देन 10 अमीनो एसिड्स हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या है, पॉलीपेप्टाइड, वी यूज अ टर्म पॉलीपेप्टाइड, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर 10 से ज्यादा अमीनो एसिड्स बना रहे हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड टर्म यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ टर्म क्या, पॉलीपेप्टाइड इफ इट इज मोर देन 10, ठीक है। लेकिन प्रोटीन कब कहेंगे, तो एक्चुअली में आपके केमिस्ट्री वाले बुक में NCERT में दिया हुआ है कि अगर 100 से ज्यादा हो जाए ना अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन चेन। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि इंसुलिन देखते हैं तो इंसुलिन में 51 ही अमीनो एसिड है, लेकिन वो क्या है, प्रोटीन है, तो ऐसा नहीं है। तो ये याद रखिएगा 10 से ज्यादा होगा तो पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, और ज्यादा हो तो क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो इसको लिख लीजिए। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन का क्या फंक्शंस है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रोटीन्स है उसको आप कह सकते हैं क्या, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और इसी को आप कैटेगरी को कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, कैरियर प्रोटीन्स। तो इनका फंक्शन क्या है देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा कौन सा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और दूसरा जो NCERT में दिया हुआ है इसको कहते हैं GLUT4, ठीक है। तो ये वाला आपके NCERT में दिया हुआ है GLUT4, ठीक है। और ये GLUT4 तो नाम से लग रहा है, यहां पर देखिए नाम से लग रहा है GLUT4। ग्लू मतलब क्या होता है, ग्लू मतलब ग्लूकोज, और T मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, T मतलब ट्रांसपोर्ट। तो नाम से लग रहा है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं ये क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ना। तो ये कह सकते हैं ये GLUT4 ये क्या करेगा, इट एनेबल्स व्हाट, इट एनेबल्स और हेल्प्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ठीक है। तो आपके NCERT में ये वाला चीज दिया हुआ है कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है इनटू सेल्स, ठीक है। तो ये दिया है। हाँ, हीमोग्लोबिन नहीं दिया है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या करेगा, तो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट्स, कह सकते हैं ये क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट्स
ऑक्सीजन इन ब्लड, इन ब्लड, लेकिन आपको मालूम है ये क्या है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो करता है, तो ट्रांसपोर्ट क्या, गैसेज आप कह सकते हैं इन ब्लड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो है इसको कहेंगे सेकेंड। तो सेकेंड जो होता है उसको हम कहेंगे क्या, डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन कैटेगरी है। ठीक है, तो डिफेंस प्रोटीन्स। ठीक है, तो डिफेंस प्रोटीन में कौन सा आ जाएगा डिफेंस प्रोटीन, तो एक एग्जांपल है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का और भी नाम है, ठीक है, ऑग्लूटिनिन, AGGLUTININ, ऑग्लूटिनिन भी कहते हैं, इसी को IG भी कहते हैं, और इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन, तो ये एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी क्या करता है, ये तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला दिया है एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी ये क्या करता है, इट फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट, ये दिया हुआ है, तो इट फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो यहां लिख दे रहे हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आता है तो उससे क्या कर रहा है, यही फाइट कर रहा है ना, उसको हटा रहा है, तो ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड जो देखेंगे क्या है, एंजाइम्स। थर्ड जो है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है एंजाइम्स। ठीक है, तो देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन ही तो होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या, थर्ड कैटेगरी इज एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स में जो एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है दैट इज नोन एज ट्रिप्सिन। कौन सा दिया है, ट्रिप्सिन दिया है। ठीक है, तो इसको ट्रिप्सिन को हम ऐसे करते रहे, ये दिया हुआ है। और ये एंजाइम्स करते क्या हैं, ठीक है, तो ये कह सकते हैं ना, इट कैटलाइजेस क्या, रिएक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेसिस इन नेचर, तो प्रोटीन क्या है, कैटलाइसिस भी कर रहा है ना केमिकल रिएक्शन को। ये एक और देखते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स देखते हैं नेक्स्ट। तो जनरली हार्मोन्स जो देखेंगे, हार्मोन्स सारे जो है प्रोटीनेसियस नहीं होते हैं, कुछ स्टेरॉइड भी होते हैं। तो जो प्रोटीनेसियस हार्मोन्स हैं उसमें से एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है इंसुलिन। क्या दिया है, इंसुलिन, इंसुलिन ये वाला दिया है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इंसुलिन, तो ये हार्मोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस। ठीक है, तो बॉडी फंक्शंस को ये क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। तो आपके एनसीईआरटी में GLUT4 दिया है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। एंजाइम्स का एग्जांपल ट्रिप्सिन, हार्मोन का एग्जांपल इंसुलिन, बस इतना ही दिया है। और भी देखते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है उसको कहेंगे रिसेप्टर प्रोटीन्स। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन। तो रिसेप्टर प्रोटीन जो होता है ये याद रखना है कहां पर होता है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल होता है ना कोई, उसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर होगा। तो याद रखना है कि ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां होता है पहला। ठीक है, और ये क्या करेगा, तो यहां देखिए, ये देखिए यहां पर बनाया है ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर से बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये है, मान लेते हैं कि ये क्या है, दिस इज एक कोई सेल है और सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है इसमें। ठीक है, तो इसी के सरफेस पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना है ना, यही क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन। दिस इज व्हाट, दिस इज रिसेप्टर प्रोटीन, यही है रिसेप्टर प्रोटीन है। ठीक है, यही रिसेप्टर प्रोटीन है। तो ये प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये होता क्या है इसके बाद, तो दूसरा चीज याद रखने गए, इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक
इट्स बाइंड्स टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, ठीक है, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल से क्या करता है, ये बाइंड करता है। तो इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। अब ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, तो ये देखिए हार्मोन हो सकता है, हार्मोन, ठीक है। ये दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, कुछ भी, ठीक है। ये क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हार्मोन हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कुछ भी, एसिटाइलकोलिन जैसे है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये देखिए इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। तो ये देखिए, ये मान लीजिए हार्मोन है, ये इस तरह बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं कि एक हार्मोन है, तो ये देखिए ये हार्मोन है, यही है ना हार्मोन, ये वाला, ठीक है। तो ये हार्मोन है मान लेते हैं, दिस इज हार्मोन, हार्मोन। यहां पर क्या हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, एसिटाइलकोलिन भी हो सकता है, हार्मोन लेके चल रहे हैं। तो हार्मोन कैसे एक्शन करता है, तो हार्मोन जो है ना वो जाकर बाइंड करेगा एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन पर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जैसे ही बाइंड करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स देखेंगे क्या हो गया, ये एक्टिवेट करता है, और इसके बाद फिर क्या हो गया, जो भी अपना इफेक्ट है इफेक्ट करेगा, वो अपना काम करेगा, देख रहे हैं। तो इसके लिए अगर रिसेप्टर प्रोटीन नहीं होगा तो कहां बाइंड करेगा, नहीं कर पाएगा ना। कोई भी ड्रग्स है, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, दे विल बाइंड फर्स्ट टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स और फिर अपना इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इट इज रिसेप्टर प्रोटीन। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, आपके एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है कि रिसेप्टर प्रोटीन क्या है, क्या कर रहा है, तो ये सेंसरी रिसेप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, सेंसरी रिसेप्शन, RECEPTION, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी रिसेप्शन कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या के लिए, ये स्मेल, टेस्ट एंड हार्मोन ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में जो एग्जाम्पल हम देखेंगे उसका है कोलाजेन, कोलाजेन। तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कोलाजेन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो कोलाजेन क्या है, ये भी दिया हुआ है, इट एक्ट्स एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस मतलब मैट्रिक्स कह सकते हैं। सेल के, दो सेल के बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा वहां पर, तो ये कह सकते हैं ना, ये तो एनसीईआरटी में दिया है, तो हम कह सकते हैं कि इट जनरली क्या करेगा, इट जनरली प्रोवाइड्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो वहां पर, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है एक चीज और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कोलाजेन जो है ना, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, इन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर एनिमल वर्ल्ड में पूछेंगे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा कोलाजेन, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ बायोस्फीयर, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूबिस्को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके हम लिख दें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नोट करके कि रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को, ठीक है। तो इसको क्या है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा है, ये याद रखना है, रूबिस्को, ठीक है।
ये ध्यान दीजिएगा। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट सबस्ट्रेट एंड कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो ये क्या है? रुबिस्को कैन एक्ट एज कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है ना, तो इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, लिख लीजिए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखे थे तो उसमें कोलाजेन देखे थे हम। ठीक है, एक दूसरा हम कह सकते हैं केराटिन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, तो केराटिन, तो ये केराटिन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन स्किन, हेयर्स, नेल्स, इन सब में पाया जाता है। इवन बर्ड्स के फेदर्स में। ठीक है, इसके बाद हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सिंग जो होता है उनमें, हूफ्स, स्केल्स, इन सभी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगला जो पढ़ रहे हैं उसको कहेंगे कौन सा? दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसमें कहते हैं कि एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो ये एक्टिन एंड मायोसिन क्या में हेल्प करेगा? इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और कह सकते हैं कैटेगरी, स्टोरेज प्रोटीन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स। ठीक है, तो स्टोरेज प्रोटीन्स जो है ना, वो स्टोरेज प्रोटीन्स, तो स्टोरेज प्रोटीन जितने भी होते हैं, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं प्रोलैमिन। दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज प्रोलैमिन्स। ठीक है, और ये प्रोलैमिन में क्या क्या हो गया? ठीक है, तो ये प्रोलैमिन में हम देखेंगे एक्चुअली में है क्या ये इट इज़ अ सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो प्लांट से मिलता है और इट इज़ अ सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन। ठीक है, फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो प्लांट से है निकलता है और हमारे लिए सोर्स है डाइटरी प्रोटीन का। दूसरा याद रखना है कि ये कहाँ पर अबंडेंट होंगे? इट इज अबंडेंट इन सीरियल्स। तो इट इज मोस्ट अबंडेंट इन सीरियल ग्रेन। ठीक है, तो जो होता है सीरियल ग्रेन वहाँ पर ये मोस्ट अबंडेंट है और ये सोर्स ऑफ क्या है? डाइटरी प्रोटीन। ठीक है, तो ये सीरियल्स में होंगे तो हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? ग्लूटेन है, GLUTEN, ग्लूटेन। ठीक है, उसी तरह ग्लूटलिन, GLUTELIN, ग्लूटलिन। ठीक है, उसी तरह ग्लाइडिन कहते हैं, GLAIDIN, ग्लाइडिन। ठीक है, ये होता है। उसी तरह देखेंगे तो एक देखेंगे ऑर्जेनिन, ORYZENIN, ऑर्जेनिन। ठीक है, उसी तरह जेइन होता है, JDIN, जेइन। उसी तरह एक और नाम एग्जाम्पल हॉर्डीन, HORDEIN, हॉर्डीन। तो ये सब के सब क्या है? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज प्रोटीन प्रोलैमिन। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं कौन सा है? ये तीनों ना, ये तीनों देख रहे हैं, ग्लूटेन, ग्लूटलिन, ग्लाइडिन, ये वाला। तो ये एक्चुअली में देखेंगे किससे मिलता है? तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीट। ठीक है, वीट से। उसी तरह ये ऑर्जेनिन, ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये राइस से। ओरिजा सैटिवा नाम है ना राइस का, तो ऑर्जेनिन। ठीक है, ये वाला जो जेइन, ठीक है, ये कॉर्न और मेज कह सकते हैं, तो ये कॉर्न से, मेज से। जिया मेज कहते हैं उसका साइंटिफिक नेम, तो इसीलिए। ठीक है, हॉर्डीन देख रहे हैं। ठीक है, तो हॉर्डीन कहाँ से मिलता है? ये बार्ले से मिलता है, बार्ले, BARLEY, बार्ले। तो बार्ले का नाम क्या है? ये साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, इसको कहते हैं हॉर्डियम वल्गेर, तो उसी से हॉर्डीन मिल रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं, ये हो गया एग्जाम्पल। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पर, तो इनको देखेंगे कंपोजिशन के बेसिस पर। तो ये 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है उसको कहेंगे सिंपल प्रोटीन। सेकेंड जो है उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन।
और जो तीसरा है उसको कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हम देखेंगे, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए सिंपल प्रोटीन क्या हुआ, पहला हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं सिंपल प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैसे प्रोटीन जो कि क्या का बने हैं, विच इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अगर सिंपल प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या कॉम्पोजिशन मिलेगा, ओनली अमीनो एसिड्स। लेकिन कंजुगेट प्रोटीन क्या है, ये अमीनो एसिड्स के तो बने होते ही है सिंपल प्रोटीन के, लेकिन इसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कंजुगेटेड प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो गया, प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा अमीनो एसिड्स प्लस अदर पार्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगा। ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन वैसे प्रोटीन है विच इज फॉर्म्ड बाय डीनेचुरेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइदर सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन, उससे मिलता है। ठीक है, तो ये देखेंगे एक एक करके। तो पहला हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन क्या है, तो कह सकते हैं कि प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली। ये क्या के बने हुए हैं, केवल अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या के बने हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सिंपल प्रोटीन। ठीक है, अब इस सिंपल प्रोटीन जो है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक को कहेंगे क्या, दैट इज नोन एज ग्लोबुलर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस तरह से बना दे रहे हैं। ये 2 कैटेगरी में इसको बांटेंगे। तो एक कैटेगरी जो है उसको हम कहेंगे क्या, ग्लोब्यूलर कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 कैटेगरी एंड सेकेंड कैटेगरी, तो 2 कैटेगरी है। तो एक को कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसी को कॉर्पस्कुलर भी कह सकते हैं, कॉर्पस्कुलर। ठीक है, तो ग्लोबुलर और कॉर्पस्कुलर प्रोटीन। और दूसरा जो है इसको क्या कहेंगे, फाइब्रस, इसको फाइब्रस और फाइब्रिलर भी कहेंगे, फाइब्रिलर, FIBRILAR, फाइब्रिलर प्रोटीन। ठीक है, तो ये 2 तरह के प्रोटीन्स सिंपल प्रोटीन हो गया। ठीक है, और ये किस बेसिस पर किया गया है मेनली, ठीक है, किस बेसिस पर, तो हम कह सकते हैं ऑन व्हाट बेसिस, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेनली मॉलिकुलर शेप, मॉलिकुलर शेप के बेसिस पर, शेप कैसा है, और इवन कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसा है उस बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिकुलर शेप कैसा होगा, नाम से लग रहा है ग्लोबुलर, मीन्स गोला होगा। ठीक है, राउंड। ये कैसा होगा, फाइबरस, लॉन्ग इलोंगेटेड होगा, थ्रेड की तरह, फाइबर की तरह। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये जो होते हैं ना, याद रखेंगे कि ये क्या होगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये ग्लोबुलर जो है इट इज वाटर सॉल्युबल, इट इज अ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और ये क्या होता है, वाटर, फाइबर्स है ना, तो वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स। ठीक है, तो अगर हम कहें सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल प्रोटीन, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम ग्लोबुलर प्रोटीन की। और कह सकते हैं इनसॉल्युबल प्रोटीन कौन है, तो आंसर क्या है, यही है, फाइबरस को इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हम कह रहे हैं। तो 2 याद रखना है, कौन सा, एक तो ग्लोबुलर और दूसरा मेन फाइबरस। ठीक है, ये दोनों। अब हम एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं इनका। तो इनका एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो इनमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा। ठीक है, तो इनमें एग्जाम्पल्स जो होंगे, पहला हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है,
तो ये एल्ब्यूमिन क्या है, कहाँ हो सकते हैं एल्ब्यूमिन, तो ये एल्ब्यूमिन जगह जगह पर हो सकते हैं। तो अगर मिल्क में होगा तो लैक्ट एल्ब्यूमिन कहेंगे, ठीक है, एल्ब्यूमिन मिल्क में, ठीक है। उसी तरह एग में होगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ओव एल्ब्यूमिन, एग में, ठीक है। ब्लड में होगा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में, तो इसको क्या कहेंगे, सीरम एल्ब्यूमिन कहते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन। तो ये क्या कर सकते हैं, ब्लड में, ठीक है, ये याद रखना है। तो पहला। दूसरा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ग्लोबिन वगैरह हम देखते हैं, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन में देखते हैं ना, ग्लोबिन होता है, तो ये भी हो सकता है ग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन देखे हैं ना, तो हिस्टोन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इसको क्या कहेंगे, जेनेटिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको जेनेटिक प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए का स्टोरेज और एक्सप्रेशन करता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसी तरह हम देखेंगे प्रोलैमिन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रोलैमिन्स। तो ये ग्लोबिन, हिस्टोन, प्रोलैमिन। प्रोलैमिन क्या है, तो प्रोलैमिन जो है एक्चुअली में इसको हम कहते हैं स्टोरेज प्रोटीन्स, दे आर स्टोरेज प्रोटीन्स, ठीक है। तो स्टोरेज प्रोटीन्स जो होते हैं वो हो गया। जैसे कि प्लांट में हम क्या देखते हैं, वीट है, तो वीट में क्या होता है, स्टोरेज प्रोटीन, वीट होता है, उसको कहते हैं ग्लूटेन, ठीक है, ग्लूटेलिन, ठीक है, ये सब होता है। राइस में क्या हो गया, ऑरिजेनिन, मेज में क्या हो गया, और कॉर्न में जेइन, हॉर्डिन बार्ले में होगा, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज प्रोटीन्स। तो ये स्टोरेज प्रोटीन एक्चुअली में क्या है, इट एक्ट्स एज अ डाइटरी प्रोटीन फॉर ह्यूमन, ठीक है। तो ये भी इसी में एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे, जैसे इंसुलिन हार्मोन देखते हैं, तो ये क्या है, ये ग्लोबुलर में ही आएगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है बहुत सारे। इवन आप रूबिस्को सुने होंगे, रूबिस्को यही है, इसी में आएगा, ठीक है, इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। और रूबिस्को क्या है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। लेकिन यहां देखिए, एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड अगर पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तब तो हो जाएगा कोलाजेन, यही ना, कोलाजेन। तो ये कोलाजेन किस में आ जाएगा, कोलाजेन इज एग्जांपल ऑफ ये फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये फाइब्रस में एग्जांपल्स आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहां पर और क्या एग्जांपल होगा, इलास्टिन फाइबर देखते हैं ना, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, तो ये भी इसी में आ जाएगा, कोलाजेन इलास्टिक, ठीक है। इसके बाद और भी एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, केराटीन, केराटीन, ठीक है। तो केराटीन एक्चुअली में देख रहे हैं क्या है, ये केराटीन बता चुके हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। कोलाजेन एज वेल एज केराटीन आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो केराटीन जो है कहाँ पर मिल सकता है, तो केराटीन हमारे कहाँ मिलता है, इट इज प्रेजेंट इन स्किन, हेयर्स, फिर नेल्स हम लोग में यहाँ, फिर कहाँ, बर्ड्स में देखेंगे तो फेदर्स, स्केल्स जो होते हैं वहां पर भी, हूफ्स, ठीक है, इन सभी में देख रहे हैं क्या है, केराटीन है। तो केराटीन अलॉन्ग विथ कोलाजेन इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज सपोर्टिव प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद केराटीन के बाद देखेंगे तो और क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि एक्टिन एंड मायोसिन, वो भी हो जाएगा, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, ये कह सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। इसके बाद एक और होता है फाइब्रोइन ऑफ सिल्क, फाइब्रोइन ऑफ सिल्क। तो सिल्क में भी देखेंगे एक होता है फाइब्रोइन, ठीक है, क्या होता है, फाइब्रोइन। तो वो भी एग्जाम्पल क्या का है, इट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस और फाइब्रिलर प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है, लिख लीजिए।
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं ये क्या क्या बने हुए हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ सिंपल प्रोटीन्स और प्लस क्या हो गया इसमें, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है इसमें, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं जिसको कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो देख रहे हैं ना ये वाला, ये क्या हो सकते हैं, तरह तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तरह तरह के हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया, यहां पर कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इस प्रोटीन को, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोप्रोटीन के कुछ एग्जांपल्स बताइए, पूछ लेंगे तो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो याद रखना है कौन सा हो गया, क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, वायरस। देख रहे हैं, ये सब हो गया एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, याद रखना है, क्रोमोसोम, राइबोसोम्स एंड वायरस। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम आप पढ़े हैं ना कि इसमें क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड तो होता ही है, डीएनए आरएनए। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना। तो क्रोमोसोम में कौन सा है, लिख दे रहे हैं, इसमें कौन सा है, डीएनए एंड आरएनए तो होते ही होते हैं, और प्लस क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम देखते हैं, तो राइबोसोम क्या होता है, पढ़े हैं ना, इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए होता है, और प्लस क्या होगा इसमें, प्रोटीन्स होंगे, तो होते ही होते हैं। वायरस, तो वायरस जो देखेंगे क्या क्या बने होते हैं, तो वायरस इज मेड अप ऑफ, केवल डीएनए होगा चाहे केवल आरएनए, तो डीएनए एंड नहीं, डीएनए और आरएनए होते ही हैं, और प्लस क्या होता है, उसको कहते हैं ना प्रोटीन, दैट इज नोन एज कौन सा प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन। देख रहे हैं, तो ये सब एग्जाम्पल क्या हो गया, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये याद रखना है, न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर न्यूक्लिक एसिड होगा तो इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहेंगे। इनके एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, एक कहते हैं प्रोटामीन्स कहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन कहा, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म हेड। ठीक है, उसमें होता है, तो वो भी एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, तो ये याद रखेंगे। दूसरा जो है वो क्या है, तो पहला हम देखें कि क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, अगर पिगमेंट होगा तो क्या होगा, कलर्ड पिगमेंट होगा। तो अगर पिगमेंट होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, क्रोमा कहते हैं ना, तो इसको कहते हैं क्रोमो प्रोटीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, क्रोमो प्रोटीन्स। ठीक है, अगर कलर्ड पिगमेंट होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज क्रोमो प्रोटीन्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल अगर हम कह दें क्रोमो प्रोटीन्स के, ठीक है, जिसमें कि कलर्ड पिगमेंट हो तो क्या हो जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइटोक्रोम। ठीक है, इसके बाद हीमोसाइनिन। ठीक है, हीमोसाइनिन हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक और कह सकते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, हीमोग्लोबिन, HEMO, हीमो, GLOBIN, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, यहां पर देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया, तो कर दे रहे हैं, ये साइटोक्रोम, हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये हो गया। साइटोक्रोम जो होता है, अगर हम कहेंगे ये कैसा कलर होगा, क्रोम है ना, तो कैसा कलर होगा ये,
तो ये जो होता है ये इट इज रेड इन कलर। कैसा? रेड। ठीक है। ये कैसा होता है? ब्लू। ये कैसा कलर होता है? रेड। ठीक है। तो देख रहे हैं पिगमेंट कौन सा है इसमें? कलर्ड पिगमेंट। ये सब इसी के चलते होता है। अगर हम पूछ देंगे कि अगर मान लेते हैं मेटल्स होगा, इसमें क्या होगा? मेटल्स। तो मेटल्स होंगे तो क्या कहेंगे इसको? मेटल्स होगा अगर तो प्रोटीन में, तो मेटल्स होंगे तो इसको हम कहेंगे मेटालो प्रोटीन। क्या कह देंगे? मेटालो प्रोटीन्स कहेंगे। ठीक है। इफ मेटल्स इज प्रेजेंट इट इज टर्म्ड एज क्या? मेटालो प्रोटीन्स। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेटालो प्रोटीन। अब इसके एग्जाम्पल अगर पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो यहां देखिए इसके एग्जाम्पल ये सब हो सकता है। ये सब साइटोक्रोम, हीमोसाइनिन भी कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए साइटोक्रोम है ना ये, तो इसमें कौन सा पिगमेंट, ये कौन सा मेटल होगा? आयरन। ठीक है। इसमें कौन सा होता है? कॉपर। ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? तो इसको हम कहते हैं क्या? इट इज आयरन। देख रहे हैं? तो इसमें मेटल्स भी है, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको? मेटालो प्रोटीन का भी एग्जाम्पल है। हाँ, एक और एग्जाम्पल फेरिटीन याद रखिएगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फेरिटीन एक एग्जाम्पल्स है। ये मेटल्स होता है इसमें, तो मेटालो प्रोटीन। तो फेरिटीन है क्या? तो फेरिटीन क्या करता है ना, इट स्टोर्स आयरन विद इन सेल्स। ठीक है। ये तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या करता है? फेरिटीन इट स्टोर्स आयरन विद इन सेल्स। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड होगा तो न्यूक्लियोप्रोटीन, कलर्ड पिगमेंट होगा तो क्रोमोप्रोटीन, और मेटल्स होगा तो मेटालो प्रोटीन्स। ठीक है। इसको लिख लीजिए। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे दिस इज नोन एज फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है। इसको फॉस्फोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अब ये इसका एग्जाम्पल अगर कह देंगे तो क्या हो गया? केसिन। केसिन कहने का मतलब मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है इट इज नोन एज केसिन, एंड इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, याद रखना है, फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लिपिड अगर होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप तो क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे लाइपोप्रोटीन। ठीक है। तो इसको लाइपोप्रोटीन कहेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे तो काइलोमाइक्रोन। ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? काइलोमाइक्रोन याद रखिएगा। ठीक है। ये है एग्जाम्पल। अब ये काइलोमाइक्रोन क्या करता है ना, ये कह सकते हैं इट ट्रांसपोर्ट्स डायट्री लिपिड। ठीक है। जैसे कि लाइक ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है तो उसका ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइन से करेगा रेस्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है। तो यही करता है, इसी के हेल्प से होता है। और भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आप पढ़े थे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होता है? वो उसमें भी क्या होता है? कह सकते हैं ना ये लाइपोप्रोटीन होता है, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन कहते थे ना, तो लाइपोप्रोटीन वहां भी हो सकता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर हम कहेंगे कि अगर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये कितना कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये ध्यान देना है। इफ कार्बोहाइड्रेट इज लेस देन 4%, ये इंपॉर्टेंट है, लेस देन 4% अगर है तो इसको ग्लाइको प्रोटीन कहेंगे। लेकिन यही देखिए अगर मोर देन 4% है तो इसको हम एक टर्म कहते हैं म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन भी कहते हैं। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन मेनली होता है क्या? लेस देन 4% वाला ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये इसमें क्या है? कह सकते हैं इफ इट इज मोर देन 4% अगर कार्बोहाइड्रेट है
प्रोटीन में, तो इसको हम कहते हैं म्यूकोप्रोटीन। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन का कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, तो ये म्यूकस कहते हैं ना, म्यूकस और म्यूसिन, जो म्यूकस होता है ना वो हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी पढ़ते हैं ना, गामा ग्लोबुलिन, वो हो सकता है। अच्छा, ये ब्लड ग्रुप जब पढ़ते हैं हम, ब्लड ग्रुप, तो ए एंटीजन बी एंटीजन पढ़ते हैं ना, क्या है, दे आर ग्लाइको प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो कह सकते हैं क्या, ए एंड बी एंटीजेंस, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस पर जो होता है एंटीजन ए एंड बी, ये क्या है, एक्चुअली में यही है। तो मेन आपको म्यूकस और म्यूसिन याद रखिएगा। और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इराइथ्रोपोइटिन, एफएसएच, मेनी हार्मोन्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। म्यूकोप्रोटीन क्या हो गया, ये बोन में होता है, कार्टिलेज में होता है, टेंडन्स में होते हैं, जॉइंट्स में भी होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, वहां भी होते हैं। जैसे कि बोन में होगा तो क्या कहेंगे, ऑस्टियोम्यूकोपेप्टाइड, कार्टिलेज में होगा तो क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोम्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, उसी तरह टेंडन में होगा तो टेंडोम्यूकोपेप्टाइड। अगर पूछ देगा कि उसी तरह साइनोवियल फ्लूइड है तो क्या कहेंगे, वहां कह सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड, इस तरह के। तो ये एग्जाम्पल याद रख सकते, मेनली ग्लाइकोप्रोटीन आप याद रखेंगे, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो म्यूको भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और है, याद रखिएगा इसमें कि यहां पर फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड होगा। क्या होगा, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, अगर फ्लेविन का न्यूक्लियोटाइड होगा इसमें, ठीक है, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब क्या हुआ, पढ़े थे ना, FAD FMN। ठीक है, ये तो फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड ना, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्लेवोप्रोटीन। क्या कहेंगे, फ्लेवोप्रोटीन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये सब, कि ये भी हो सकता है। तो दिस इज टर्म्ड एज क्या, फ्लेवोप्रोटीन्स। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, तो डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या है, तो कह सकते हैं कि प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड बाय डीनेचुरेशन से और पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसके, सिंपल प्रोटीन हो चाहे कंपाउंड और कंजुगेट प्रोटीन। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई सिंपल प्रोटीन है चाहे कंजुगेट प्रोटीन है, उसका क्या हो गया, उसका डीनेचुरेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डीनेचुरेशन। तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री और प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन कहेंगे। डिराइव्ड प्रोटीन है लेकिन क्या कहेंगे इसको हम, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। तो वैसा प्रोटीन जो कि क्या बनता है, आइदर सिंपल और कंजुगेट प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं कौन सा होगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो होगा, इसको कहते हैं फाइब्रिन, FIBRIN, फाइब्रिन कहते हैं। तो फाइब्रिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, उसी तरह यहां पर अगर मान लेते हैं क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, पार्शियल और कंप्लीट, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज, इसको कहेंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, ये कहेंगे। तो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन कैसे बन रहा है, अगर सिंपल और कंजुगेट प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है।
तब हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड टूट रहा है और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा पेप्टोन, प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये 3 एग्जाम्पल्स इसमें। तो ये देखते हैं ना कि कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, टूटने से क्या बनता है, पेप्टोन, प्रोटियोसिस, पेप्टाइड। तो यहां देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें देखेंगे हाइड्रोलाइसिस अगर होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइसिस में, और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में कि द पेप्टाइड बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट, whereas in this hydrolysis peptide bond is broken, ठीक है, लिख लीजिए।